गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी अपनी सॉल्यूशन। उसमें हमने कल की क्लास में पढ़ा था कल क्लास में हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन को किस क्रम में एक्सप्रेस करते हैं या दर्शाते हैं, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा आयनिक स्ट्रेंथ यानी आयनिक सामर्थ्य। हिंदी में बोलेंगे हम आयनिक स्ट्रेंथ को आयनिक सामर्थ्य। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि इसको शो किससे करते हैं, तो इसको शो करेंगे म्यू से। आयनिक स्ट्रेंथ को म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयनिक स्ट्रेंथ होती क्या है, तो ये भी आएगा कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होगा सोल्यूट आपका, जैसे कि NaCl प्रेजेंट है, ये NaCl इस सॉल्यूशन में ब्रेक होकर टूट करके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस प्रकार से आयंस का फॉर्मेशन करेगा। और बने हुए आयंस है उनके कारण से इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा किसके कारण से प्रवाहित हुई, सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं उनके कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और किसी भी सॉल्यूशन में, प्रत्येक सॉल्यूशन में अलग अलग संख्या में आयंस रहेंगे, तो आयनों के द्वारा कितनी कितनी विद्युत प्रवाहित हो जाती है या फिर आयंस कितनी विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं, यही उस विलयन की, यही जो क्षमता होती है सामर्थ्य, वही विलयन की आयनिक सामर्थ्य कहलाती है। तो किसी विलयन में उपस्थित आयनों द्वारा उत्पन्न विद्युत सामर्थ्य की माप, ये विद्युत किसके कारण से उत्पन्न हो रही है, इन आयनों के कारण से। तो हम लिखेंगे किसी भी सॉल्यूशन में आयनों के कारण या आयनों के द्वारा उत्पन्न विद्युत सामर्थ्य की माप को उस सॉल्यूशन या विलयन की आयनिक स्ट्रेंथ या आयनिक सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है। तो किसी विलयन में उपस्थित आयनों के द्वारा विद्युत सामर्थ्य उत्पन्न करने की माप है, कितनी विद्युत सामर्थ्य इसमें उत्पन्न हुई है आयनों के द्वारा, वही विद्युत सामर्थ्य की जो माप है वो सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ है वो कहलाती है। म्यू से प्रदर्शित करेंगे, फॉर्मूला रहेगा इसका 1/2 समेशन MI की स्क्वायर। इस प्रकार से लिखें। मान लीजिए हम इसको अलग अलग करके लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे, मान लीजिए किसी के अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो तीनों का मास अलग अलग रहेगा, M1 M2 M3। और जो Z है यहाँ पे वैलेंसी वो भी क्या रहेगी, Z2 Z1 2 3। इस फॉर्मूले के हम खोल के लिखें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, M1 Z1 की स्क्वायर प्लस में M2 Z2 की स्क्वायर प्लस में M3 Z3 की स्क्वायर। इसी प्रकार से चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे MN ZN की स्क्वायर। इस दोनों समीकरणों की हेल्प से किसी भी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ को ज्ञात किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे तो आयनिक स्ट्रेंथ होगी म्यू, M और Z क्या है, तो M1 नहीं लिखे हम सीधा Z लिख देते हैं। जिस आयन का यहाँ पे मोलैलिटी लेंगे, कंसंट्रेशन, M यहाँ पे कंसंट्रेशन को शो करती है, कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोलैलिटी में होनी चाहिए। मोलैलिटी है और यानी कि इसको हम यहाँ पे बोल देंगे उसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। और जेड यहाँ पे क्या होता है, वैलेंसी, वैलेंसी बोले या संयोजकता बोले, वैलेंसी ऑफ आयन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूले में जिस आयंस का की कंसंट्रेशन रख रहे हैं उसी आयन का जो चार्ज होता है या उसकी जो वैलेंसी होती है उसका स्क्वायर करके उसको इसके साथ में गुणा करेंगे। ऐसे प्रत्येक को, जिसका M1 है उसी का Z1 होना चाहिए, जिसका M2 जिसका है उसी आयंस का यहाँ पे क्या लिखना है, आपको Z2 लिखना है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन में आयनों के द्वारा उत्पन्न विद्युत सामर्थ्य की जो माप है उसे समझाया जा सकता है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आयनिक सामर्थ्य के। एग्जाम्पल्स 1 नंबर से स्टार्ट करें। तो एग्जाम्पल रहेगा इसमें नॉर्मल, सबसे पहले ये सबसे छोटे वाला करते हैं 0.1 मोलैलिटी का NaCl सॉल्यूशन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम करेंगे, फॉर्मूला ये रख लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है किसी भी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ का वो रहेगा कि 0.1 मोलैलिटी के NaCl सॉल्यूशन की क्या ज्ञात करनी है, आपको आयनिक स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें पता चल गया कि M क्या है, M मोलैलिटी कितनी है, 0.1 कंसंट्रेशन होगी। अब NaCl का सॉल्यूशन है तो ये ब्रेक होगा, टूटेगा, तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव आयन प्लस में Cl नेगेटिव आयन।
अब देखो एन ए के ऊपर चार्ज किया तो Z1 तो कितना हो गया +1 और Z2 कितना हो गया -1। हमें यहाँ पे माइनस प्लस नहीं, क्योंकि प्लस है तब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनेगा। फॉर्मूले में तो क्या है m1 Z1 की स्क्वायर है। यदि ये Z1 माइनस में भी होता है, Z2 हो तो Z1 माइनस में होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तब वो प्लस में आएगा। पहले से प्लस में है वो भी किस में रहेगा प्लस में। तो ज़रा अच्छा ये रहेगा कि इसको प्लस माइनस नहीं मान के आप क्या मानोगे कि इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी भी क्या है 1 है। दोनों की एक एक संयुक्त है। अब m1 ये जो 0.1 मोलिटी किसकी है सोडियम आयनों की है और m2 क्लोरीन आयनों की क्लोराइड आयनों की मोलिटी भी क्या रहेगी 0.1 m रहेगी, इक्वल रहेगी। अब हम इस सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ याद करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम म्यू इज इक्वल टू हाफ, दो ही आयन्स है तो हम लिख देंगे m1 Z1 की स्क्वायर प्लस में m2 Z2 की स्क्वायर, ये हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 m1 क्या है आपका 0.1 प्लस इंटू में Z1 क्या है एक की स्क्वायर एक ही बनेगा प्लस में m2 क्या है 0.1 और Z2 भी क्या है एक है, अगर -1 बोलें तो इसकी स्क्वायर प्लस एक ही बनेगी। ठीक है, ये बन गया। अब म्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ 0.1, इसको गुणा करें तो किस में रहेगा 0.1 ही रहेगा और प्लस में ये भी क्या रहेगा 0.1 रहेगा। तो 0.1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 0.2 बन जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या है, इसको इससे गुणा काटेंगे तो क्या बनेगा 0.1, इसको इससे काटेंगे तो 1 से जाएगा, 0.1 से जाएगा। तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है आपकी आई है वो कितनी आई है 0.1 के इक्वल आ गई है। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मोलिलिटी ये जो आयनिक स्ट्रेंथ आ गई अपनी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसका क्या रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम CA3PO4 ट्वाइस, ये सॉल्यूशन है कैल्शियम फॉस्फेट। CA3PO4 ट्वाइस का 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है, इसका 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का अपने को क्या ज्ञात करना है आयनिक स्ट्रेंथ है वो ज्ञात करना है। तो अपने को तो ये बताना चाहिए कि ये ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ये मानेंगे कि CA3PO4 ट्वाइस पूर्ण रूप से आयनित हो रहे हैं तो इसमें जितने भी आयन्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा 0.1 मोलरिटी का सॉल्यूशन है वो रहेगा। देखें यहाँ पे ठीक है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे CA3PO4 ट्वाइस, ब्रेक करेंगे तो टूट करके क्या बनाएगा ये 3Ca+2 आयन प्लस में 2PO4 -3 फॉस्फेट वाला हो गया। अभी तो इसका -6 इसका +6 आ गया। उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे ये ब्रेक कर लिया। अब हमें देखने की इसकी मोलरिटी क्या है। इस वाले में तो क्या था कि ये मोलरिटी में दिया हुआ आपको m से, तो इसको मोलरिटी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे मोलरिटी में चेंज करने के लिए हम करेंगे कि जितने इसकी आयनों की संख्या है उसका गुणा मोलरिटी वाले से कर देंगे 0.1 और m2 क्या हो जाएगा अपना 2 × 0.1। तो m1 क्या आ गया आपका 0.3 और m2 क्या आ गया आपका 0.2। ये काम पहले करना, पहले इनको मोलरिटी में चेंज करना कि मोलरिटी दी हुई है ना, तो मोलरिटी में चेंज करने के लिए उस मोलरिटी वाले टर्म को हमें आयंस की संख्या से क्या करना है गुणा करना है। ये 3 थे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई किया और ये PO4 -3 के दो आयंस की संख्या में तो इनको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ज्ञात करेंगे कि इसका Z1 क्या है, Z1 रहेगा +2 चार्ज है ना, तो ये सीधे हम इसको 2 लिख देंगे और Z2 क्या रहेगा इसका चार्ज, इस इनके ऊपर जो प्लस माइनस में चार्ज होता है ना वही इनकी वैलेंसी होती है, तो Z2 इक्वल क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के लिए आयनिक स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे, ये रहेगा हाफ m1 Z1 की स्क्वायर प्लस में m2 Z2 की स्क्वायर। देखें म्यू इज इक्वल टू हाफ m1 क्या है अपना 0.3 है इंटू में Z1 क्या है 2 की पावर 2 तो गया 4 प्लस में m2 क्या है 0.2 m2 क्या आ गया अपना 0.2 और Z2 क्या 3 है ना, तो 3 की स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, ये बन गया। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू हाफ, एक साथ 2 की पावर 2 4 हो जाएगा और 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.2
प्लस में 3 को इससे 3 को स्क्वायर किया, डबल किया, तो ये आ गया 9, 3 इंटू 3 9, 9 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.8, 9 दूनी 18, एक पॉइंट लग जाएगा 1.8। अब इस फॉर्मूले में हम टोटल करेंगे, क्या बनेगा 1.2 1.8 को ऐड किया तो क्या बन गया 3.0। 12 और 18 कितने हो गए 30 हो गए। अब इसको हम इससे काटेंगे तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि इस CA3PO4 ट्वाइस सॉल्यूशन के 0.1 मोलरिटी सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ है म्यू वो कितनी आ गई आपकी 1.5 है वो आगे समझ में ये रहेगा CA3PO4 ट्वाइस। नॉर्मल क्वेश्चन आए तो इस प्रकार से सोल्व करना है। यदि अपने को एक सॉल्यूशन दे दिया दो अलग अलग कंपाउंड से मिलके बना हुआ, तब उसकी आयनिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखो थर्ड एग्जांपल, ठीक है थर्ड एग्जांपल देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन थे ये। थर्ड एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे एग्जाम में। आयनिक स्ट्रेंथ का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर तीसरा एग्जांपल पढ़ेंगे कि NaCl प्रेजेंट है 0.1 मोलरिटी में और BaCl2 प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन दो लिक्विड्स का है, इसमें ये रहेगी 0.01 मोलरिटी। ये सॉल्यूशन है जिसमें NaCl 0.1 मोलर और 0.01 CaCl2 का जो सॉल्यूशन है, या फिर बेरियम क्लोराइड लिखें या कैल्शियम क्लोराइड ले लिखें, एक ही बात है। ये इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन की हमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है म्यू की वैल्यू। तब उसको सेम इसी प्रकार से किए करेंगे हम। तो देखें इसमें हम क्या करेंगे, पहले NaCl Cl नेगेटिव इसमें भी इसमें कॉमन है, पहले हम करेंगे यहाँ पे Na पॉजिटिव के लिए क्या क्या है। तो Na पॉजिटिव को हम मान लेंगे M1 मोलरिटी किसकी कितने इसकी 0.1 मोलरिटी और इसका Z क्या है। तो अपन पहले इसको ब्रेक करेंगे नॉर्मल, तो ब्रेक होने पे क्या बनेगा, ये NaCl टूट करके क्या बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव और CaCl2 है वो क्या बनाएगा यहाँ पे Ca+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये होगा। अब Na के ऊपर क्या +1 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे Ca+2 की, ठीक है। Ca+2 की मोलरिटी को हम 2 से मान लेंगे तो कितनी है 0.01 डायरेक्ट मोलरिटी दी हुई है यहाँ पे इसकी। और Z क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका Ca+2 2 हो जाएगा। थर्ड आयंस हम मान ले, 3 प्रकार के आयंस प्रेजेंट है ना, Na पॉजिटिव Ca+2 दो, तो ये इन दोनों में क्लोरीन क्या कॉमन है तो इसको एक ही मानेंगे कि Cl नेगेटिव 3 आयंस हैं। इसको मान लेते हैं हम M3 टोटल कितनी होगी, तो इसके माने हम ये वाली माने Cl इसमें भी ये वाले माने दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको NaCl सॉल्यूशन में केवल एक ही है, 1 इंटू 0.1 मोलरिटी 0.1 ये आ गया। उसके साथ में हमें योग करना है इस Cl नेगेटिव का, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है CaCl2 में अलग है, कंसंट्रेशन अलग है 0.01 है और संख्या कितनी यहाँ पे इसकी 2 है, तो 2 से इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका M3 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, इससे तो आएगी 0.1 और इससे आ जाएगी 0.01, तो ये वैल्यू आ गई 0.11, ठीक है सॉरी 12 है 0.12, दो को इससे गुणा करें तो 0.02 है वो यहाँ पे आ जाएगा। 0.12 आ गई इसकी, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे कि M3 कितना आ गया अपना 0.12 के इक्वल, ये रहेगी अपनी M3 मोलरिटी। अब क्लोरीन के लिए Z की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, तो -1 चार्ज है ना, तो -1 माने चाहे हम +1 माने एक ही बात रहेगी, माइनस प्लस को देखेंगे नहीं यहाँ पे। अब आता है इसकी बात की इसकी आयनिक स्ट्रेंथ किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए आयनिक स्ट्रेंथ इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है उनकी आयनिक स्ट्रेंथ फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू हाफ, 3 आयंस हैं तो M1 Z1 की स्क्वायर प्लस में M2 Z2 की स्क्वायर प्लस में M3 Z3 की स्क्वायर बन गया। अब वैल्यू रखते जाएंगे इनके अंदर, हाफ M1 क्या है अपना 0.1 और Z1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस में M2 क्या है 0.01 0.01
और Z2 कितना अपना 2 है, 2 की यहाँ पे भरक करेंगे। M3 कितना है अपना 0.12, 0.12 और Z3 कितना अपना, सॉरी इसको Z3 बोलेंगे, इसको Z1, इसको Z2। Z3 अपना 1 है, 1 की स्क्वायर हो गई, ये बन गया। अब इसको सोल्व करेंगे, म्यू इज इक्वल टू हाफ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आएगा, ये 0.1 ही रहेगा। 2 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.04 आ गया। प्लस में 0.12, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को इससे गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 0.12। अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे 1 2, तो ये आ गया 0.1 और 0.04, 0.12, तो 6 और 2 0.6 आ गए। यहाँ पे तीनों का योग कितना आ गया 0.26 के इक्वल हो गए। अब देखिए 26 के इक्वल होने के बाद में हम इसको इसके अंदर 2 से भाग देंगे तो कट के कितना बनाएगा 0.13 बनाएगा। तो इस सॉल्यूशन में जिसमें NaCl इतने में और CaCl2 इतनी कंसंट्रेशन वाला प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ 0.13 के इक्वल होगी। ये तीनों प्रकार के एग्जांपल आ गए। नॉर्मल पूछे तो कैसे करना है और इस वाले पूछे ना तो इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 4 नंबर खुद से करना, ये रहेगा 0.1 मोलरिटी का Na3PO4 सॉल्यूशन। Na3PO4 सॉल्यूशन है, इसको हम 0.2 वाला कर दें, 0.2 मोलरिटी है। इस सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ये तो ये ज्ञात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 0.1 मोलरिटी का NaCl है, 0.1 मोलरिटी का तो है NaCl और उसके साथ में क्या प्रेजेंट है आपका 0.2 मोलरिटी का है NaCl सॉल्यूशन। 0.2 मोलरिटी, ये मोलरिटी में, ये मोलरिटी में और सॉल्यूशन कौन सा रहेगा Na2SO4। ये ध्यान रखना, इसकी मोलरिटी को मोलरिटी में चेंज करने के लिए आयंस की जो संख्या है ना उससे इसको हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल है, आप खुद से करना। ठीक है, तो इसको मोलरिटी में चेंज करना, पहले आयंस की संख्या से गुणा करके उसके बाद में Na पॉजिटिव दोनों में कॉमन है, इसी प्रकार से हो जाएगा। इसमें जैसे Cl नेगेटिव कॉमन था ना, इसमें क्या है Na पॉजिटिव कॉमन है। ये दोनों एग्जांपल आप खुद से करना। ये रहेगा आपका आयनिक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक। उसके बाद में देखें आप नेक्स्ट आयनिक स्ट्रेंथ, यही है। डेफिनेशन पूछेंगे, डेफिनेशन 1 नंबर में नहीं पूछे तो यहाँ पे इसके एग्जाम में एग्जाम्पल्स हैं वो दे करके आपको इसके आयनिक स्ट्रेंथ है वो पूछेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन। देखिए इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो कौन से रहेंगे। सॉल्यूशन 2 प्रकार के बताए थे आपको, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन 2 प्रकार के थे, एक तो था डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक था कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और सेकंड रहेगा कंसंट्रेट विलयन। अब एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये दोनों ही सैचुरेटेड नहीं होते, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्वेंट में विलय की मात्रा निश्चित होती है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो विलय होता है सोल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम होती है। इस कारण से उन्हें हम क्या बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी वे सॉल्यूशन जिनमें विलय की मात्रा एक निश्चित मात्रा जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, उससे कम है, तो वो सॉल्यूशन तो कहलाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यदि किसी सॉल्यूशन में विलय या सोल्यूट की मात्रा निश्चित सीमा से क्या है मात्रा से ज़्यादा है, यानी जितना विलय होना चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की, तो हम कहेंगे उसको सॉल्यूशन कैसा रहेगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन रहेगा। इसको हम हिंदी में बोलेंगे सांद्र विलयन और इसको बोला जाता है तनु विलयन। तो हमें यहाँ पे जो पढ़नी है प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्यूशन की वो कौन से की पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें आएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है,
तो वह सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम होती है वे विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन कहलाते हैं। आगे समझिए। अब ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उनको क्या बोलेंगे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमें एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म, इसको हम हिंदी में बोलेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म बोलेंगे इनको हम। अब आते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन क्या होगी। ये इन्हीं सॉल्यूशन के अंदर प्रेक्षित किए जाएंगे जो कौन से होते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके होते हैं? सॉल्यूशन के होंगे। तो सॉल्यूशन के वे गुण, वे प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में उपस्थित जो पदार्थ है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। सॉल्यूशन में उपस्थित पदार्थ की संख्या बोले या इसमें बोल दिया नंबर ऑफ आयंस पर क्या करती है? वो डिपेंड करती है। तो सॉल्यूशन के वे गुण जो सॉल्यूशन में उपस्थित अणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे गुण सॉल्यूशन के अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। फिर से सुने। विलयन के वे गुण जो उस विलयन में उपस्थित अणु परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान है वो सॉल्यूशन में उपस्थित अणु परमाणु या आयन्स की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन के वे गुणधर्म जो सॉल्यूशन में उपस्थित अणु परमाणु या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं वे प्रॉपर्टीज अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाती हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म किसके होते हैं? सॉल्यूशन के होते हैं। ठीक है। और वो उसमें उपस्थित आयन्स अणु परमाणु की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ये तो हो जाएगी अणुसंख्यक गुणधर्म की डेफिनेशन। अब अपने जो लेशन में कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्मों के। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। सीधे कई बार लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे आता है कि वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। सेकेंड प्रॉपर्टी रहेगी इसकी इलेवेशन इन बोलते हैं इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड रहेगा यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी रहेगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब। ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्यक गुणधर्म में पढ़ने वो चारों ये रहेंगे, एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसको बोलेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन। इलेवेशन का मतलब क्या होता है? उन्नयन। और थर्ड रहेगा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं हिमांक को, हिमांक में अवनमन। डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ जाना, तो हिमांक में अवनमन। और ऑस्मेटिक प्रेशर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रासरण दाब। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये चारों ही प्रॉपर्टी हैं वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या पे निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पे। तो ये चारों पढ़ेंगे। इन चारों से पहले हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यानी सॉल्यूशन में आयनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी ना उस सॉल्यूशन में ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो अणुसंख्यक गुणधर्म की वैल्यू किसके समानुपाती रहेगी? सॉल्यूशन में कितनी संख्या में अणु या आयंस प्रेजेंट है आयंस की संख्या के समानुपाती रहेंगे ये चारों गुणधर्म। जिसमें आयनों की संख्या ज़्यादा होगी जिस सॉल्यूशन में उनके ये गुणधर्म भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो ये प्रॉपर्टीज हैं इनकी, ये हम कल की क्लास में करेंगे। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम्पल रहेगा आपके अणुसंख्यक गुणधर्मों में के अंदर तीन सॉल्यूशन है। जैसे अपने
3 सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए तीनों सॉल्यूशन कौन कौन से रहे, सेम कंसंट्रेशन के ले लें तीनों। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम 0.1 मोलरिटी का शुगर सॉल्यूशन शर्करा विलयन लेना है। सेकंड 0.1 मोलरिटी का क्या लेना है आपको, NaCl सॉल्यूशन लेना है। तीनों की कंसंट्रेशन क्या रखनी है आपको, समान रखनी है। और थर्ड में हम बोलेंगे कि 0.1 मोलरिटी का क्या लेंगे, BaCl2 सॉल्यूशन है वो ले लिया। अब इन तीनों सॉल्यूशन में हमें कंपैरिजन करनी है इन प्रॉपर्टीज की। देखो शुगर सॉल्यूशन है डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसमें पार्टिकल्स या आयनों की संख्या कितनी रहेगी, एक। Na सॉल्यूशन ब्रेक होकर के Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, तो आयनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 2। और BaCl2 ब्रेक होकर क्या बनाता है, Ba+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ आयनों की संख्या कितनी होगी, 2 Cl नेगेटिव है और एक बच गया यहाँ पे बेरियम, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ आयनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इन तीनों सॉल्यूशन में से कौन से सॉल्यूशन में वाष्प दाब में अवनमन अधिकतम होगा। तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसका मान सबसे न्यूनतम कब रहेगा और सबसे ज्यादा कब रहेगा, तो रिलेटिव लोअरिंग या वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन सबसे ज्यादा उस सॉल्यूशन का होगा जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन समानुपाती हो जाएगा आयन्स की संख्या के। तो इन तीनों सॉल्यूशन में जिसके अंदर आयनों की संख्या ज्यादा है उसी की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे 3, ये वाले बोले थे 3, 2, 1। इस वाले की वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसमें और सबसे कम होगा इसमें। शुगर मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होते, आयंस नहीं बनाते, तो इसमें पूरे को हम एक ही मान लेंगे। क्वथनांक में उन्नयन का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन किसका होगा, जिसमें आयनों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर रहेगा। सबसे कम आयनों की संख्या इसमें है, तो इसके क्वथनांक में उन्नयन सबसे कम होगा। थर्ड में आएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, तो सबसे ज्यादा उसी के अंदर होगा जिसके अंदर ये प्रेजेंट है। तो हिमांक में यहाँ पे अवनमन पड़ रहे हैं, अवनमन सबसे ज्यादा 3 वाले में होगा, उससे कम 2 में, और उससे कम किसके अंदर होगा, इसमें 1 के अंदर रहेगा। ठीक है, ये तो हिमांक में अवनमन है, सबसे कम हिमांक 3 वाले का रहेगा और 1 वाले का क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ क्वथनांक में उन्नयन, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, बेरियम क्लोराइड का, और सबसे कम क्वथनांक 1 नंबर वाले शुगर सॉल्यूशन का रहेगा। और हिमांक में अवनमन हो गया किसमें, सबसे ज्यादा इसमें हुआ है 3 नंबर वाले में, तो इसका हिमांक घटते घटते एकदम कम हो गया। तो सबसे कम हिमांक किसका होता है, इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद में इसका। ठीक है, हिमांक की वैल्यू सबसे कम इसकी है, उससे ज्यादा इसकी, उससे ज्यादा इसकी, इस प्रकार से याद रखना। ये तो हमने डिप्रेशन लिखा है कि सबसे ज्यादा अवनमन कौन से में होगा, जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी। अब आता है ऑस्मेटिक प्रेशर, इन तीनों में से किसका ज्यादा रहेगा, तो यहाँ भी ऑस्मेटिक प्रोसेस प्रेशर है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो आयंस की संख्या उस पर निर्भर करेगी, समानुपाती रहेगी। तो इन तीनों में से जिस सॉल्यूशन में आयनों की संख्या ज्यादा है उस सॉल्यूशन का ऑस्मेटिक प्रेशर या प्रासरण दाब भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये इस प्रकार से आएगा आपके। ठीक है, तो अपने को कंसंट्रेशन सेम दी जाएगी, केवल आयंस की संख्या से अपने को ये ज्ञात करना है कि कौन सा ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कौन से वाले में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस प्रकार से होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।